हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका पार्ट ये यानी कि भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। ये क्लास 12th का हम लोग फिलॉसफी देख रहे हैं, है ना। तो इससे पहले हम लोग क्लास 12th का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके बारे में हम लोग बारीकी से जान चुके थे। उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इस चैप्टर में भी यानी कि चैप्टर 1 जो हमारा है भारतीय दर्शन की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं, नीति एवं संप्रदाय जो है, इसमें से हम लोग कुछ टॉपिक जो है वो पहले देख चुके हैं। तो इसको भी आप पहले जाके देख सकते हैं। और इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या क्या बात किए थे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। भारतीय दर्शन की प्रकृति तो हो गया था, उसके बाद हम लोग आज विशेषताएं देखेंगे और बहुत सारे यहाँ पे संप्रदाय देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको प्रत्येक चैप्टर यानी कि चैप्टर वाइज जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप एक एक चैप्टर में देख सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो अगर इस चैप्टर का बात करें, चैप्टर नंबर 1 का, तो देखिए ये सब जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे, है ना। देखिए उसके बाद हम लोग उसमें देखे थे कि दर्शन फिलॉसफी क्या है। उसके बाद हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में जाने थे। उसके बाद भारतीय दर्शन की परिभाषा को हम लोग जाने थे उस वीडियो में, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, भारतीय दर्शन की परिभाषा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, कुछ प्रमुख भारतीय दर्शन शास्त्री भी देखे थे। अच्छा, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया था, आप लोग इसको ध्यान देंगे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो महर्षि गौतम जी हैं। ठीक है, कनाद जी नहीं, ये वैशेषिक दर्शन के हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर जो पहले वीडियो देखे होंगे या जो इसके बाद उस वीडियो को देखिएगा या पहले देखिएगा, जैसे भी, है ना। तो आपको ध्यान में रखना कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि गौतम। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। और वैशेषिक दर्शन के हैं महर्षि कनाद। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये सब हम लोग देखे थे भारतीय दर्शन शास्त्री। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भारतीय दर्शन की प्रकृति और स्वरूप भी हम लोग देख चुके थे उस वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर आज की इस वीडियो का हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दर्शन की विशेषताएं। ठीक है, हम लोग भारतीय दर्शन की विशेषताएं देखेंगे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो अगर हम लोग भारतीय दर्शन की विशेषताएं का बात करें, विशेषताओं के बारे में जानें कि भारतीय दर्शन की क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषता में भारतीय दर्शन की गहनता, व्यापकता और विविधता जो है वो छिपी हुई है ना। तो भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या दर्शाती है, इसकी गहनता को, व्यापकता को और विविधता को। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे, ताकि आपके यहाँ बहुत सारे पॉइंट लिए गए हैं, लेकिन इनमें से अगर आधा भी पॉइंट आपको याद रह जाता है या आधा से ज़्यादा याद रहता है तो आपके एग्ज़ाम में हेल्प होगा लिखने में। ठीक है, तो भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, जो कि हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज देखने वाले हैं। पहला अगर हम लोग बात करें तो आध्यात्मिकता और मोक्ष का खोज है ना। आध्यात्मिकता और मोक्ष की खोज। आध्यात्मिकता क्या कहता है कि भारतीय दर्शन का प्रमुख लक्ष्य आत्मा और परमात्मा की खोज करना है और उनकी वास्तविकता को समझना है। आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा का खोज करना है ना, और उनकी जो वास्तविकता है, उनकी जो वास्तविक छवि है, उसको समझने का प्रयास करता है भारतीय दर्शन। उसके बाद अगर हम लोग मोक्ष की बात करें तो मोक्ष यानी कि मुक्ति का प्राप्ति भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य है, जिसमें आत्मा संसारिक बंधनों से क्या हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग विशेषता का बात करें कि भारतीय दर्शन की क्या विशेषता है, तो आध्यात्मिकता और मोक्ष की खोज। इसी प्रकार से चलिए पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। पॉइंट 2 है हमारा कि विभिन्न दर्शनों की समन्वयवादी मतलब एकजुटता दिखाना, कि आस्तिक और नास्तिक प्रणालियाँ। देखिए, आस्तिक और नास्तिक प्रणालियाँ क्या हैं कि जो वेदों को मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है, और जो वेदों को नहीं मानते हैं, है ना, वेदों को न मानने वालों को क्या कहा जाता है, तो नास्तिक बोला जाता है। तो दोनों दर्शनों का यहाँ जो है भारतीय दर्शन में समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सामंजस्य के क्या है, तो सामंजस्य या हम लोग बोल सकते हैं सह अस्तित्व भारतीय दर्शन की एक विशेषता है, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।
चलिए पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि धार्मिक उदारवाद, हमारा धार्मिक उदारवाद भी इसमें प्रचलित होता है, परिलक्षित होता है। धार्मिक उदारवाद क्या है कि भारतीय दर्शन में धर्म संबंधी कोई हठवादिता नहीं है। यहाँ धर्म की वह भूमिका है जो दर्शन की प्रगति के साथ साथ अपने अंदर नए नए विचारों का संग्रह करता है। धर्म संबंधी समस्याओं से दार्शनिक भावना को उत्तेजना मिलती है। धर्म संबंधी समस्याओं से क्या होता है, तो दार्शनिक भावना को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, उत्तेजना मिलता है। चलिए पॉइंट नंबर अगर हम लोग 4 का बात करें तो क्या है पॉइंट नंबर हमारा 4 कि बंधन का कारण ज्ञान। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है कि बंधन का कारण है ज्ञान। समस्त भारतीय दर्शन इस बात पर सहमत है कि दुख और बंधनों के कारण मनुष्य की क्या है, तो अज्ञानता है। जिस मनुष्य में ज्ञान नहीं होती है उसमें जो है वो बहुत सारे बंधनों में वो भरा हुआ रहता है, ठीक है, जकड़ा हुआ रहता है। तो यही भारतीय दर्शन शास्त्रियों का मानना है कि अगर दुख और बंधनों का कारण कुछ भी है तो मनुष्य की वो अज्ञानता है ना। बुद्ध का जो है 4 आर्य सत्य तथा शंकर का अद्वैत वेदांत इसी अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते हैं। आपका यहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। ऐसा नहीं कि आप अभी अगर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लॉन्ग पे ही आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बोलेगा कि 4 आर्य सत्य किनके द्वारा दिया गया है, तो बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अद्वैत वेदांत के प्रस्तावक कौन है, तो कौन दिए हैं, शंकर जी, है ना। तो अद्वैत वेदांत भी दिए हैं शंकर जी, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या प्रयास करते हैं, तो अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं अभी कि भारतीय दर्शन की विशेषता। तो इसमें पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा गया है, आइए हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा। पुनर्जन्म, तो चार्वाक जो हैं, चार्वाक को छोड़कर सभी दार्शनिक मत कर्म के आधार पर, है ना, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यह कर्म पर आधारित है पुनर्जन्म, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है कि सहिष्णुता, है ना। तो शुरुआत से ही जो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरुआत से ही भारतीय दार्शनिक विचारों ने यह अनुभव कर लिया था कि सत्य के अनेक पक्ष हैं और विविध मत सत्य के अलग अलग पक्षों को लेकर प्रकट हुए हैं, क्योंकि विशुद्ध सत्य का प्रतिपादन कोई एक मत नहीं कर सकता। इसी कारण इन्हें मतों के प्रति सहनशील होकर उन्हें भी स्वीकार करना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीय दर्शन में एक ही दार्शनिक जो हैं हुए, बस उन्हीं का बात को सत्य मान लिया गया या उन्हीं का बात आगे बढ़ाया गया। नहीं, अलग अलग अगर दार्शनिक हुए हैं तो उनके बातों को मान्य रखा गया है, उनके बातों को समझा गया है। इस बात पे, इस पॉइंट पे बल दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वही यहाँ पे बोलता है कि क्योंकि विशुद्ध सत्य का प्रतिपादन कोई एक मत नहीं कर सकता है, यहाँ पे अनेक मत देखने को मिल सकता है। इसी कारण इन्हें मतों के प्रति सहनशील होकर उन्हें भी स्वीकार करना पड़ता है ना। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर किसी का माइंड वैसा बोलता है, किसी का कुछ पक्ष है, किसी का कुछ पक्ष है, तो आपको किसी के पक्ष को जो है वो एकदम सीधे से नकार नहीं देना है ना। वो उसका मत है तो उसके मत को भी आपको समझना चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 7 है हमारा कि नैतिकता और कर्तव्य। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग भारतीय दर्शन की विशेषता देख रहे हैं तो क्या बोलता है फ्रेंड्स, हमारा है यहाँ पे कि धर्म और कर्म, नैतिकता, कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्वपूर्ण माना जाता है। और नैतिक सिद्धांत है कि सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन, सत्य रहना है, अहिंसा और धर्म का पालन करना है। उसके बाद है कि ज्ञान और तर्क। ये सारा पॉइंट आप विशेषता में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 1-2 बार देखना है और आपको पॉइंट याद रखना है। ज्ञान और तर्क हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ज्ञान के स्रोत प्रत्यक्ष यानी कि अनुभव, अनुमान, तर्क और आगमन शास्त्र को ज्ञान के प्रमुख स्रोत माना जाता है। उसके बाद अगर तर्क और विश्लेषण का बात करें तो तर्क और विश्लेषण के माध्यम से सच्चाई की खोज की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9 कि विविधता और समग्र दृष्टिकोण। विभिन्न विचारधाराएं, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टतावेद, सांख्य योग, न्याय योग,
न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न विचारधाराओं का समावेश यहाँ पे मिलता है। भारतीय दर्शन में आपको इन सभी के बारे में पढ़ना है। अभी जब आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आप एक एक चैप्टर में देखेंगे कि एक चैप्टर सिर्फ सांख्य दर्शन के बारे में है, ठीक है। एक चैप्टर सिर्फ अगर आप लोग बात करें तो योग दर्शन से मिलेगा। तो उसी प्रकार से आपको हर एक चैप्टर को भी पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अद्वैत, द्वैत, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन सभी आपको पढ़ना है ना। तो सभी का यहाँ समावेश मिलता है भारतीय दर्शन में, यानी कि विविधता देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे समग्र दृष्टिकोण में क्या है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता है समग्र दृष्टिकोण में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 है फ्रेंड्स हमारा कि प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि प्रकृति और पुरुष यानी कि आत्मा के द्वैत को मान्यता देता है ना। और योग दर्शन आत्मा और शरीर के नियंत्रण और संतुलन पर बल देता है। कौन? तो योग दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और हम लोग इसको अगर समराइज करें तो क्या बोलता है कि भारतीय दर्शन की ये विशेषताएं इसे एक समृद्ध और विविध ज्ञान प्रणाली बनाती हैं, जो जीवन के गहरे प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने का प्रयास करती है। अगर ये पॉइंट आप लास्ट में निष्कर्ष के तौर पे डालेंगे तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। इसको एक बार और हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि जो अभी हम लोग ऊपर भारतीय दर्शन की विशेषताएं देखें, बहुत सारा विशेषताएं देखें, है ना। आपको पॉइंट वाइज कम से कम आपके नोटबुक में लिखा हुआ रहना चाहिए। बोलता है कि भारतीय दर्शन की ये विशेषताएं इसे एक समृद्ध और विविध ज्ञान प्रणाली बनाती है, जो जीवन के गहरे प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करती है। यानी कि जीवन का गहरा से गहरा प्रश्न जिसमें ज़्यादा सोच का ज़रूरत होता है उसका ये समाधान प्रस्तुत करती है, और व्यक्तिगत तौर पर भी यानी कि इंडिविजुअल भी और सामाजिक जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने का प्रयास करती है हमारी भारतीय दर्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक है हमारा कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ऊपर वाला क्वेश्चन तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या बोलता है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देख लेते हैं इसको कि भारतीय दर्शन का उद्भव प्रकृति की गोद में हुआ है। ये सब पॉइंट अगर आप लोग लिखेंगे तो आपका आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारतीय दर्शन का उद्भव प्रकृति की गोद में हुआ है। वेद के ऋषियों को प्रकृति की क्रियाओं को देखकर आश्चर्य और जिज्ञासा का अनुभव हुआ, जिसे शांत करने के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। अगर बोला जाए कि इंडियन फिलॉसफी का उत्पन्न यानी कि उत्पत्ति कैसे हुआ, तो क्यूरियोसिटी के कारण हुआ, है ना। कि वेद के ऋषियों को प्रकृति की क्रियाओं को देखकर आश्चर्य और जिज्ञासा का अनुभव हुआ, जिसे शांत करने के लिए, जैसे आपके अंदर कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो अगर आप जिज्ञासा को मार देते हैं तब तो कुछ आगे हुआ ही नहीं, बात ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। लेकिन अगर आप जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नए नए खोज करेंगे, नए नए तरीके निकालेंगे, है ना, नया सोच आप डेवलप करेंगे। तो वहीं से हमारा भारतीय दर्शन का उत्पत्ति हुआ है। एक एग्जाम्पल के थ्रू से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ है कि काली गाय द्वारा दूध देना। अगर ऐसा किन्हीं के द्वारा सोचा गया कि काली गाय द्वारा दूध देना, दूध तो सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है, तो ऐसा कैसे। सभी नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, फिर भी समुद्र का ना भरना, ये सब एक मान के चलिए एक टॉपिक है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ से जिज्ञासा जगी और हमारी भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई। हम लोग अगर इसके आगे थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो क्या है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा से जुड़ी हुई है। यह मुख्य रूप से वैदिक काल से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों का विकास करती है ना। ये वैदिक काल से जुड़ा हुआ है हमारा जो भारतीय दर्शन है। चलिए नेक्स्ट, अगर भारतीय दर्शन का उद्देश्य की बात करें, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं ना, कि फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ और भी बचेगा तो एक और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय दर्शन का उद्देश्य यानी कि द एम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन का उद्देश्य विविध रूपों में देखा जाता है, जो इस प्रकार से है। इसका उद्देश्य हम लोग यहाँ पे विभिन्न रूपों में, यानी कि इसको भी पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। आपको पॉइंट एकदम याद रखना है। अगर आप एक
नोटबुक में लेके आप पॉइंट नोट डाउन कर लें, तो आपको ये चैप्टर बस ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ पॉइंट है जो आपको समझना है, बाकी आप अपने से लिख सकते हैं, इसलिए पॉइंट वाइज सारा टॉपिक का पॉइंट वाइज आपको कर दिया गया। तो हम लोग भारतीय दर्शन का उद्देश्य देख रहे हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1। पहला पॉइंट हमारा जीवन मार्ग दिखाना, यानी कि जीवन का मार्ग दिखाना। भारतीय दर्शन, इसको बहुत ही गहराई से समझिए आप लोग सभी को। बोला कि भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य एक जीवन मार्ग बताना है। यह बतलाना है कि किस प्रकार मनुष्य दूर दृष्टि, भविष्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि के साथ जीवन यापन कर सकता है। उपनिषदों के ऋषियों ने प्रार्थना की है कि असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। तो यानी कि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो जीवन मार्ग दिखाता है, इसका ये उद्देश्य है। तो आपको उद्देश्य याद रखना है जीवन मार्ग का। आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से, कि असत्य से सत्य की ओर ले जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाना। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 2 हमारा कि मानव कल्याण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है, मानव कल्याण, है ना। तो भारतीय दर्शन की रुचि मानव समुदाय में है, किसी काल्पनिक एकांत में नहीं, मानव समुदाय में है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पे बात करता है हमारा। इसकी उत्पत्ति जीवन से होती है और विभिन्न शाखों तथा संप्रदायों से होकर यह पुनः जीवन में ही प्रवेश करता है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि मोक्ष प्राप्ति, अभी ऊपर भी हम लोग बात किए थे। तो लगभग का आंसर, जो अगर नया टॉपिक नहीं, उद्देश्य हो गया, प्रकृति हो गया, विशेषता हो गया, स्वरूप हो गया, अगर ये सब बात आता है तो आप लगभग इसका आंसर उसका में इसका थोड़ा थोड़ा चेंज होता है ना। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं बार बार कि सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक का आप लोग पॉइंट ध्यान में रखें या नोट डाउन कर लें। तो मोक्ष की प्राप्ति क्या बोलता है कि भारतीय दर्शन का सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति है, जो संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का प्रतीक है। यह आत्मज्ञान, परम सत्य की प्राप्ति और ईश्वर के साथ एकत्व के माध्यम से संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4 कि सत्य की खोज। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्य की खोज, है ना। कि भारतीय दर्शन सत्य की खोज पर बल देता है। यह सत्य लौकिक या पारलौकिक दोनों हो सकता है। विभिन्न दार्शनिक प्रणालियाँ जैसे वेदांत, सांख्य योग अपने अपने तरीकों से इस सत्य की व्याख्या करते हैं। जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा, जब हम लोग सिर्फ वेदांत पे आएंगे, सिर्फ सांख्य दर्शन पे आएंगे, तो इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये चैप्टर 1 है कि यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहा है, पूरा भारतीय दर्शन का ही बात कर रहा है। लेकिन अभी चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको एक एक करके पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता का पालन भी भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह व्यक्ति को सही आचरण, कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को समझने और उनका पालन करने की प्रेरणा देता है। ये भी अच्छा पॉइंट है। हम लोग देखें यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि योग और ध्यान, यानी कि भारतीय दर्शन योग पे भी और ध्यान पे भी जो है वो बल देता है। मन और शरीर की एकता को प्राप्त करने के लिए योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति, संतुलन और आत्मानुभूति का मार्ग दिखाना भी इसका उद्देश्य है। यानी कि हम लोग कंक्लूजन में यहाँ बोल सकते हैं कि इन उद्देश्यों के माध्यम से भारतीय दर्शन मनुष्य को एक उच्चतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिससे वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है, बल्कि समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान कर सकता है। तो यानी कि जो फिलॉसफी, जो दर्शन को बहुत बारीकी से जान गया, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। हमारा जो भारतीय दर्शन है वो पूरे समाज के बारे में सोचता है ना। तो ये रहा हमारा इसका उद्देश्य भारतीय दर्शन का। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय दर्शन में निराशावाद तथा आशावाद। इसको देखना है, निराशावाद, आशावाद। और उसके बाद एक टॉपिक जो हमारा है, जो बार बार एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, ये टॉपिक होगा हमारा, एक सेकेंड अभी बताते हैं। हाँ, ये टॉपिक बार बार आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय दर्शन के संप्रदाय, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, इसको बारीकी से पढ़ेंगे, आस्तिक संप्रदाय, नास्तिक संप्रदाय। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए, है ना।
चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।